नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर के चितगुप्पा तालुका के बेमलखेड़ ग्राम के 2 नौवीं के छात्रों की पानी में डूबने से हुई मौत। बीदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी फैली, लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। इजराइल में लगभग 12,000 कन्नडिगों, सभी सुरक्षित। दशहरा के बाद लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के 7 सीटों का बंटवारा होगा, एचडी देवेगौड़ा ने कहा। कर्नाटक ने केंद्र से मनरेगा के तहत कार्यरत श्रमिकों के लिए बकाया 475 करोड़ रुपए जारी करने की मांग। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पीएम मोदी ने की फोन पर बात। कांग्रेस ने किया फिलिस्तीन का समर्थन तो भड़के अनिल एंटनी, बोले वोट के लिए आतंकियों का समर्थन। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर के चितगुप्पा तालुका के बेमलखेड़ ग्राम के सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 2 छात्र और भाई गणेश और साई ग्राम के तालाब को गए, जहां अचानक एक पैर फिसलने से पानी डूबा तो दूसरा उसे बचाने गया, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों पानी में डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। 2 बच्चों का शव आज तालाब से निकाला गया। इस घटना से ग्राम में गम का माहौल बना हुआ है तो परिवार में मातम छाया हुआ है, क्योंकि परिवार के 2 चिराग बुझ चुके हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आज जब बारिश का मौसम का अंत हुआ और वहीं बारिश के कोई आसार भी नहीं है। पिछले दिनों हुई बारिशों के कारण शहर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। नगर सभा की जिम्मेदारी है कि शहर की सफाई को बनाए रखे, लेकिन नगर सभा की लापरवाही के कारण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नालियां कचरे से लैस है, तो वहीं क्षेत्र नगर सभा द्वारा कोई कूड़ेदान न रहने से लोगों ने कचरा सड़क पर ही फेंक दिया, जिससे परिसर में गंदगी फैली हुई है। बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, जबकि बीदर चिकनगुनिया और डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। नगर सभा को शहर में साफ सफाई की व्यवस्था कायम करनी चाहिए। शहर के कुछ जिम्मेदार लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्र में हो रही गंदगी और कचरे की तस्वीरें साझा कर नगर सभा का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बौद्ध धर्म संस्कृति जीवन समर्थक और समानता समर्थक है। भंते ज्ञान सागर विश्व शांति बुद्ध विहार में आयोजित धर्म संस्कृति महोत्सव और विश्व शांति बुद्ध विहार समिति के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए श्रद्धेय भंते ज्ञान सागर ने कहा कि बौद्ध धर्म संस्कृति जीवन समर्थक और समानता समर्थक है और अंधेरे से प्रकाश लाने के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। शांति बुद्ध विहार विकास समिति ने भिक्षु संगड़ी के नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। समिति के सलाहकार शंभुली आगा कुदरे ने परिचयात्मक भाषण दिया। गांव के गणमान्य लोगों ने शिवराज कुदरे ने समिति के नए पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। विहार के लिए कड़ी मेहनत करने वाले 40 वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। समिति के सलाहकार जगन्नाथ बड़ीकर उपस्थित थे। उपासकी चंद्रकला बड़ीकर ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विश्व शांति बुद्ध विहार विकास समिति की कार्यकारी समिति सदस्य महेश गोरानाकर ने स्वागत किया। इस मौके पर अन्य पद समिति के पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। युद्धग्रस्त इजराइल के विभिन्न शहरों में रहने और काम करने वाले 12,000 से अधिक कन्नडिगा सुरक्षित बताए जा रहे हैं। उन्हें भारत और इजराइल दोनों सरकारों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है और भारतीय दूतावास ने उन्हें एक टोल फ्री नंबर दिया है, जिस पर किसी भी आपात स्थिति में संपर्क किया जा सकता है। फंसे हुए प्रवासी अपने रिश्तेदारों को फोन करके आश्वस्त कर रहे हैं कि वे सुरक्षित हैं। उत्तरा कन्नड़ के 3,000 से अधिक लोग इजराइल में रह रहे हैं। हमारे पास कैथोलिक समाज सहित कई संगठन हैं और हम एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में हैं। हमारे पास कुमटा, कारवार, होन्नावर, सिद्धपुर, सिरसी और येल्लापुर के लोग हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं, हम सभी सुरक्षित हैं। दीपक पिंटो, जो तेल अवीव के निवासी हैं, ने जानकारी दी है। यहाँ हम में से अधिकांश लोग होन्नावर से हैं। यदि आप समग्र रूप से कन्नडिगाओं को लें तो हम 12,000 लोग हैं। उन्होंने कहा, ये प्रवासी घरों में देखभाल करने वालों के रूप में काम कर रहे हैं। हमें अच्छा वेतन मिलता है। परिवार हमें काम पर रखते हैं, आवास, भोजन और वेतन प्रदान करते हैं, जो भारतीय मुद्रा में 1.5 लाख रुपए से कम नहीं है, उन्होंने कहा। जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि जेडीएस और भाजपा के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा दशहरे के बाद होगा। कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर में विशेष पूजा करने के बाद बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जेडीएस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी पहले ही गठबंधन पर गृहमंत्री अमित शाह के साथ बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि संसद सत्र के बाद अगर मेरी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होता है तो मैं या कुमारस्वामी एक बार फिर शाह से बातचीत करेंगे। गठबंधन से पहले हमने 19 विधायकों और 8 एमएलसी और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष सीएम इब्राहिम के साथ 2 दौर की बातचीत की। हमारे नेताओं से बात करने के बाद कुमारस्वामी ने अमित शाह से मुलाकात की।
गौड़ा ने स्पष्ट किया कि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला पिछले पार्टियों के वोट शेयर के आधार पर किया जाता है। मांड्या सीट समेत सीटों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हुआ है। कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में पड़े भीषण सूखे को देखते हुए केंद्र से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने की अपील की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए गौड़ा ने कहा कि केंद्रीय टीम ने हाल ही में सूखे की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए राज्य का दौरा किया था। राज्य सरकार ने मांग की है कि केंद्र सरकार लगभग 475 करोड़ रुपए जारी करे, जिसका भुगतान मनरेगा के तहत नियोजित मजदूरों को नहीं किया गया है। मंत्री ने कहा कि जो लोग मजदूरी करते हैं वे अत्यधिक गरीबी में अपना जीवन जी रहे हैं और कहा कि उन्हें भुगतान न करके हम उन्हें और अधिक संकट में डाल देंगे। संकट वाले साल में रोजगार के दिन बढ़ाने के संबंध में गौड़ा ने कहा कि कानून में प्रावधान है कि सूखे के दौरान एक मजदूर को 100 दिन की जगह 150 दिन का काम मिलना चाहिए। इसलिए राज्य सरकार ने 23 सितंबर को केंद्र को अनुरोध पत्र भेजा कि वो राज्य में सूखे को देखते हुए रोजगार दिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने का आदेश जारी करे। केंद्रीय टीम ने राज्य में सूखे की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया। अगले एक सप्ताह में टीम अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को सौंपेगी। हमें उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट राज्य के लोगों के साथ न्याय करेगी। मंत्री ने कहा कि गौड़ा ने कहा कि कैबिनेट उप समिति जिसने पहले ही राज्य के 195 तालुकों को सूखा घोषित कर दिया है, ने अब जिला अधिकारियों को मंगलवार से 21 तालुकों का जमीनी सत्यापन करने और शुक्रवार तक एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत जानने के बाद पात्र तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किया जाएगा। ग्राउंड ट्रूथिंग से तात्पर्य क्षेत्र में फसलों और अन्य स्थितियों के सर्वेक्षण से है। हालांकि केंद्र ने कहा कि कर्नाटक में 46% छोटे और सीमांत किसान हैं, लेकिन मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी संख्या 60% से अधिक है। गौड़ा ने कहा कि हम अपने दाव को पुष्ट करने के लिए सहायक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि राज्य में 60% से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं। हम ये जानकारी एक पूरक ज्ञापन के रूप में केंद्रीय टीम को सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय टीम से अपील की है कि राज्य में अजीब जलवायु स्थिति देखी जा रही है। मंत्री ने बताया कि जून में 56% कम बारिश हुई, जुलाई में 28% अधिक बारिश हुई, अगस्त में औसत से 73% कम बारिश हुई और सितंबर में 28% कम बारिश हुई। केंद्र को इस अजीब जलवायु स्थिति, विशेष रूप से अनियमित मानसून को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि अन्य राज्यों में भी यह प्रवृत्ति देखी जा रही है। हमने केंद्रीय टीम से कहा है कि उन्हें इस अनियमित मानसून मुद्दे के समाधान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। केंद्रीय सूखा अध्ययन समिति की एक टीम ने जिले की सूखे की स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने और इसे केंद्र सरकार को सौंपने के लिए बल्लारी का दौरा किया। सूखे के बीच किसानों की बदहाली की कहानियां सुनकर अधिकारी भावुक हो गए। वे सुंदर तालुक में एक किसान के घर भी गए जिसने सूखे के प्रभाव को संभालने में असमर्थ होने के कारण पिछले महीने अपनी जान ले ली थी। केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डी राजशेखर के नेतृत्व में 4 IAS अधिकारियों की एक टीम ने सुंदर के कुछ गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में बात की और उनसे उम्मीद नहीं खोने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र जल्द ही बल्लारी में सूखे जैसी स्थिति में किसानों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। बल्लारी के उपायुक्त प्रशांत कुमार मिश्रा ने अधिकारियों के दौरे की पुष्टि की और कहा कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की गई थी। केंद्रीय सूखा अध्ययन समिति ने बांदरी गांव में किसानों से बातचीत की और महिला किसानों ने बताया कि सूखे की स्थिति ने आजीविका को कैसे प्रभावित किया है। अधिकारियों ने बाद में श्रीराम शेट्टी गांव में किसान के घर का दौरा किया। फसल ऋण चुकाने में असमर्थ इस किसान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बाद में अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। टीम के दौरे ने किसानों को आश्वस्त किया कि डीसी ने जानकारी साझा की। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने कहा कि इजराइल के ताजा हालात पर पीएम नेतन्याहू ने मुझे जानकारी दी, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़े तौर पर और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इससे पहले जब हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, तब भारत ने इन हमलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि इस कठिन समय में वो इजराइल के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। उधर इजराइल और हमास के बीच युद्ध में पिस रहे आम लोगों की मदद के लिए मानवाधिकार समूह परेशानी का सामना कर रहे हैं। साथ ही उन्हें इस समय सहायता अभियान चलाने के दौरान अपनी सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। गाजा की नाकाबंदी बढ़ने से उनके प्रयासों में और भी मुश्किलें पैदा हो गई है। गाजा में शासित चरमपंथी समूह हमास ने शनिवार को इजराइल पर अचानक और भीषण हमले किए, जिसके बाद इजराइल ने गाजा में हवाई हमले किए और गाजा में भोजन, ईंधन और अन्य सामान की आपूर्ति पर रोक लगा दी। कांग्रेस कार्य समिति ने सोमवार को इजराइल की सेना और हमास के बीच सीज फायर की मांग की है। कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहा कि वो बीते लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों के लिए उनके जमीन और अधिकारों के पक्षधर है। समिति ने अपने बयान में कहा कि सभी को गर्व से जीने का अधिकार है। हालांकि अब भाजपा कांग्रेस के इस बयान पर हमलावर हो गई है। भाजपा नेता अनिल एंटनी ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए आतंकियों के समर्थन तक का आरोप लगा दिया। कांग्रेस द्वारा फिलिस्तीन के समर्थन में प्रस्ताव पास करने पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता अनिल एंटनी ने कहा कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार इजराइल धार्मिक विचारधारा से अंधे कट्टरपंथी इस्लामी बर्बर लोगों के एक समूह के कारण अपने अब तक के सबसे बड़े परीक्षणों में से एक से गुजर रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि एक घृणित आतंकवादी कृत्य है। उन्होंने आतंकवाद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एंटनी ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए फिलिस्तीन के समर्थन का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी आप के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा से अपने निलंबन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अगस्त माह में राघव चड्ढा को निलंबित किया गया था। 4 सांसदों की शिकायत के बाद राघव चड्ढा को 11 अगस्त को विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में राघव चड्ढा को नियमों के घोर उल्लंघन और अवमाननापूर्ण आचरण के चलते विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया गया था। मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन के नेता सदन पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा द्वारा नियमों का उल्लंघन करने और सदन की एक समिति के लिए 4 सदस्यों का नाम उनकी सहमति लिए बिना प्रस्तावित करने का मुद्दा उठाया। चड्ढा पर आरोप है कि उन्होंने राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को पारित कराने की प्रक्रिया के दौरान प्रवर समिति के गठन का प्रस्ताव दिया था और इस समिति के लिए 4 सांसदों सस्मित पात्रा बीजू जनता दल, एस फोंगनान कोन्याक भारतीय जनता पार्टी, एम थम्बीर दुरई ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कशगम और नरहरी अमीन भाजपा के नाम उनकी अनुमति के बिना शामिल किए थे। 5 राज्यों में चुनाव के लिए सोमवार को तारीख तय हो गई। उधर दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक भी हुई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस की राय बताई। इस दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे एक बार फिर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी कहां सरकार जा रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सरकार जाने की बात कह डाली। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी नाम लिया। हालांकि इन दोनों राज्यों में फिलहाल कांग्रेस की ही सरकार है। राहुल ने जैसे ही बात कही उसके तुरंत बाद उन्होंने माफी मांगते हुए अपनी बात को दुरुस्त किया। अपनी गलती का एहसास होते ही राहुल गांधी ने कहा, सॉरी मैं गलत बोल गया, आपने मुझे भ्रमित कर दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी ने छापेमारी की है और उनके घर की तलाशी जारी है। बता दें कि ईडी ने दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर एक FIR के आधार पर विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। आज यानी 10 अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय इसी मामले में अमानतुल्लाह खान के घर पर पहुंची है। ईडी ने ये रेड पिछले साल अमानतुल्लाह खान के ऊपर लगे वक्फ बोर्ड घोटाले को आधार बनाकर डाली है। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानत से जुड़े 5 ठिकानों पर दिल्ली में रेड की। इस रेड के 12 लाख रुपए कैश, एक बिना लाइसेंसी बरेटा पिस्टल और 2 अलग अलग बोर के कारतूस बरामद हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर छापेमारी कर रही है।
बता दें कि पिछले साल अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर घोटाला करने का आरोप लगा था। इसी आरोप को आधार बनाकर प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर पर ही छापा मारा है। पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली में अमानतुल्लाह खान से जुड़े 5 अलग अलग ठिकानों पर रेड किया था। उस रेड में 12 लाख रुपए कैश, एक बिना लाइसेंस वाली पेटा पिस्टल और 2 अलग अलग बोर के कारतूस बरामद हुए थे। यहां रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। हमास के हमले के बाद इजराइल अब बदले की कार्रवाई कर रहा है। इजराइल लगातार गाजा पर बम और मिसाइलों से हमले कर रहा है। इजराइल में हमास के हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर करीब 900 हो गई है। करीब 2600 लोग घायल हुए हैं। वहीं गाजा में इजराइल की बमबारी में करीब 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उधर गाजा पर लगातार हो रही बमबारी के बाद अब हमास के सैन्य प्रवक्ता ने धमकी दी है कि अगर गाजा पट्टी में नागरिकों पर बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया तो आतंकवादी बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की हत्या कर देंगे। तो वहीं इजराइल हमास युद्ध की खबरों के हर पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जोरदार संघर्ष जारी है। अब तक इस युद्ध में दोनों पक्षों के करीब 1600 लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध के तीसरे दिन इजराइल हमास द्वारा दक्षिणी शहरों में किए गए हमलों में मारे गए लोगों के शव तलाश रहा है। इस भीषण जंग के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा बयान दिया। उनके बयान से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई। सऊदी अरब ने कहा कि वो शांति लाने के लिए फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से कहा कि वो इजराइल पर हमास के हमले के बाद बढ़े संघर्ष को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। सऊदी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने महमूद अब्बास से कहा कि खाड़ी साम्राज्य फिलिस्तीनी लोगों को उनके अधिकारों को दिलवाने, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को प्राप्त करने और न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए उनके साथ खड़ा रहेगा। जानकारी, इस युद्ध में दोनों पक्षों के करीब 1600 लोगों की मौत हुई है। युद्ध के तीसरे दिन इजराइल हमास द्वारा दक्षिणी शहरों में किए गए हमलों में मारे गए लोगों के शव तलाश रहा है। बचाव कर्मियों ने एक छोटे कृषि समुदाय बीरी से 100 शव बरामद किए हैं। वहीं गाजा में लगातार जारी हवाई हमलों में इमारतों की जमींदोज होने के कारण हजारों निवासी अपने घरों को छोड़कर चले गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी हिस्से पर फिर से कब्जा जमा लिया, जहां हमास द्वारा घुसकर हमला करने के घटनाक्रम ने सेना और खुफिया तंत्र को चौंका दिया था। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। विक्की कौशल की सैम बहादुर के टीजर को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप से जुड़ा है कनेक्शन। अब समाचार खेल जगत से है। पाकिस्तान के सामने बड़ी मुश्किल, श्रीलंका की प्लेइंग 11 में हुई मैच विनर खिलाड़ी की वापसी। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार। मोदी सरकार ने बेरोजगारी दर पर लगाई ब्रेक, 6 साल के निचले लेवल पर पहुंची। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर के चितगुप्पा तालुका के बेमलखेड़ ग्राम के 2 नौवीं के छात्रों की पानी में डूबने से हुई मौत। बीदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदगी फैली, लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। इजराइल में लगभग 12,000 कन्नडिगों, सभी सुरक्षित। दशहरा के बाद लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के 7 सीटों का बंटवारा होगा, एचडी देवेगौड़ा ने कहा।
कर्नाटक ने केंद्र से मनरेगा के तहत कार्यरत श्रमिकों के लिए बकाया 475 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से पीएम मोदी ने की फोन पर बात। कांग्रेस ने किया फिलिस्तीन का समर्थन तो भड़के अनिल एंटनी, बोले वोट के लिए आतंकियों का समर्थन। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।